तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं एल्गी के बाद जो दूसरा ग्रुप है प्लांट का वो है ब्रायोफाइटा। सो ये दूसरा फाइलम है, दूसरा ग्रुप है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एल्गी से एडवांस्ड ग्रुप है, मतलब इसमें हमें एल्गी से एडवांसमेंट दिखाई देगा, मोर एडवांस्ड देन एल्गी। तो हर चीज़ में एल्गी से थोड़ा सा कंपैरेटिवली एडवांस दिखाई पड़ेगा। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो पानी से ज़मीन पर आए थे, लैंड पे आए थे, तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। एल्गी तो पूरी तरह से पानी में पाया जाता है। दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। लैंड पर तो आ गए पर सक्सेसफुल नहीं थे, नॉट वेरी सक्सेसफुल प्लांट्स। क्यों सक्सेसफुल नहीं है, इसके कुछ रीज़न है, वो आगे हम धीरे धीरे करके जब इनकी लाइफ साइकिल, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर वो समझेंगे तो पता लग जाएगा। अभी बात करते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया पहली बार पानी से निकल करके लैंड पर आए, तो हैबिटाट भी बहुत यूनिक होगा। तो इनका हैबिटाट कुछ इसी तरह का होता है। ये जो हैबिटाट पाए जाते हैं वो मॉइस्ट एरियाज़, शेडी एरियाज़, जो छायादार एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, और कुछ कोल्ड एरियाज़ जहाँ पे थोड़ी ठंडक बनी रहती है, जैसे हिल्स में। तो मॉइस्ट शेडी एरियाज़ इन हिल्स यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई देंगे। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे परसिस्टेंट मॉइस्चर बना रहता है, थोड़ा मॉइस्चर हमेशा लगा रहेगा उस टाइम पर, या वाटर की एक फिल्म बनी रहती है, वाटर की एक पतली सी लेयर बनी रहती है, उन जगहों पर ये देखने को मिल जाते हैं। क्यों ऐसा हैबिटाट है इनका? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल ही कुछ अजीब सी है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, ये सॉइल में लैंड पर सर्वाइव तो कर लेंगे, पर इनको वाटर की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पानी के बिना नहीं हो पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर की मदद से, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल पानी के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती। इसीलिए पानी वाले एरियाज़ पर या पानी जहाँ पर आसपास होता है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल लैंड पे भी डिपेंड करती है और पानी पे भी डिपेंड करती है, दोनों जगह पर कुछ कुछ पोर्शन अपनी लाइफ का बिताते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बुलाते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबियन हमने प्लांट एनिमल्स में पढ़े होंगे, जो पानी और लैंड दोनों पर मिल जाते हैं, इसी तरह से ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस बुलाते हैं प्लांट किंगडम पर। तो दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एल्गी से तो ज़्यादा एडवांस्ड होगा। एल्गी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस टाइप का था, पूरा थैलॉइड था, अनडिफरेंशिएटेड था, रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं बन रहा था। यहाँ पर उसके कंपैरिजन में एडवांसमेंट दिखाई देगा। तो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी। पर क्या पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड है? नहीं, इनकी भी बॉडी होती थैलस ही है या थैलॉइड ही है, पर कंपैरेटिवली एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं है। थैलॉइड है मतलब यहाँ पर ट्रू रूट, जो एक्चुअल रूट होती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या फिर ट्रू लीफ, इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनने वाला। ना तो ट्रू लीफ होगी, ना ट्रू रूट होगी, ना ट्रू स्टेम होगी। पर इनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर रूट जैसे स्ट्रक्चर हो, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर ज़रूर मिल सकते हैं जो रूट जैसे होते हैं, स्टेम जैसे होते हैं और लीफ जैसे होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार इनका थैलस ड्रॉ करके देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है इनका थैलस। इनका जो थैलस है वो खुद भी दो तरह का हो सकता है। हो सकता है ये प्रोस्ट्रेट चपटा हो, प्रोस्ट्रेट यानी चपटा, धरती से ऐसे लगा हुआ है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट, या फिर इरेक्ट हो सकता है, सीधा लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट हो सकता है। प्रोस्ट्रेट जो थैलस है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और इरेक्ट थैलस कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। चाहे प्रोस्ट्रेट थैलस हो चाहे इरेक्ट थैलस हो, दोनों ज़मीन से जुड़ने के लिए या फिर सरफेस से जुड़ने के लिए
कुछ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम है राइजोइड्स। यहाँ पर भी राइजोइड्स होते हैं, यहाँ पर भी राइजोइड्स होते हैं, इन दोनों को हम बुलाते हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कंप्लीट रूट नहीं होते लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं कुछ ग्रुप्स में, और यूनिसेल्यूलर के अलावा कुछ ग्रुप्स में मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो यूनिसेल्यूलर प्लस मल्टी सेल्यूलर दोनों तरह के राइजोइड्स हो सकते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या काम है रूट इनका राइजोइड्स का? थैलस को जमीन से पकड़ के रखना। अब जो इरेक्ट थैलस होता है ये हमें एडवांस्ड ब्रायोफाइटा में, मॉस में दिखाई पड़ेगा। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एडवांस्ड ब्रायोफाइटा जो मॉस होता है वहाँ पे इरेक्ट थैलस देखने को मिलता है, जबकि प्रोस्ट्रेट हमें प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइटा लिवरवर्ट्स में देखने को मिलेगा। जो मॉस होते हैं इनके इरेक्ट थैलस पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये जो इरेक्ट थैलस है क्या ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। और इसके ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये दो तरह के थैलस हो सकते हैं। हो सकता है कि चपटा थैलस हो प्रोस्ट्रेट, वहाँ पर स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। जो इरेक्ट थैलस होते हैं एडवांस्ड मॉस में, एडवांस्ड ब्रायोफाइटा मॉस के अंदर, वहाँ पर लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। अब इनमें से हम किसी की भी बात करें, ये जो इनका मेन बॉडी है थैलस जो है, इस थैलस में मेन बॉडी में कहीं पर भी वस्कुलर टिश्यूज देखने को नहीं मिलते। इस पूरे बॉडी में कहीं पर भी नो वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम या फ्लोएम, जो कि पानी कंडक्ट करते हैं और खाना कंडक्ट करते हैं, ये दोनों ही देखने को नहीं मिलने वाले। जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एट्रेकियोफाइट्स। एट्रेकियोफाइट्स मतलब ब्रायोफाइटा भी एट्रेकियोफाइट्स है, एल्गी भी एट्राइकोफाइट्स था, उसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम नहीं थे। ब्रायोफाइटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। दूसरा चीज़, इनके पास जो टिश्यू स्ट्रक्चर है वो भी अभी डेवलप नहीं हुआ है। जो इन स्ट्रक्चर में, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो लीफ के अंदर होना चाहिए, जो रूट के अंदर होना चाहिए, जो स्टेम के अंदर होना चाहिए, वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। ना तो लीफ में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर देखने को मिलेगा, ना रूट में और ना स्टेम में। तो इन दोनों के रीज़न की वजह से हम इनको ट्रू स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। ना तो इसको ट्रू रूट बोल सकते, ना ट्रू लीफ बोल सकते, ना ट्रू स्टेम बोल सकते। अब देखो यहाँ पे, अब हमने इसकी बॉडी भी पढ़ ली और हैबिटाट भी पढ़ लिया। अब इन दोनों को समझने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इनको हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों नहीं बुलाते। वाई नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है? इसके दो रीज़न है। पहला तो इनके पास में जाइलम नहीं है। तो किसी भी प्लांट के पास अगर उसे सॉइल में सर्वाइव करना है, लैंड पर सर्वाइव करना है, तो उसके पास में जाइलम होना चाहिए जो पानी को नीचे से कंडक्ट करेगा और उसकी बॉडी के ऊपर तक पहुंचा सकता है। लेकिन इनके पास तो जाइलम है ही नहीं। इसका मतलब इनकी हाइट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूसरी चीज़, इनके पास में ट्रू रूट नहीं होती। भाई ट्रू रूट बहुत ज़रूरी है ताकि सॉइल से प्लांट बहुत अच्छे से चिपका रहे, एनकरेज मिले उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। तो ट्रू रूट भी देखने को नहीं मिलती। तो ना तो इनके पास में ट्रू रूट है, ना इनके पास में जाइलम है। इन दोनों रीज़न की वजह से इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत कम हाइट पे ये ग्रो करते हैं, या तो सॉइल से चपटे ग्रो करते हैं, और अगर इरेक्ट ग्रो करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए हम इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं मानते। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। इनका रिप्रोडक्शन बहुत ही यूनिक टाइप का रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन, थैलस बॉडी है, अगर थैलॉइड बॉडी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, तो ऐसी बॉडी जो थैलस लाइक होती है वो हमेशा फ्रेगमेंटेशन करने की कैपेबल होती है। सिंपल थैलॉइड बॉडी हमेशा फ्रेगमेंटेशन शो कर सकती हैं। थैलस को डिवाइड कर दो, थैलस को फ्रेगमेंट कर दो, और हर एक फ्रेगमेंट नया थैलस डेवलप कर सकता है। मतलब ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की तरह इजीली कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ज़्यादा डेवलप्ड टाइप का होता है, ये हमें फोकस करना है इस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको, उसके लिए इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों सेक्स ऑर्गन एल्गी के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस्ड टाइप के हैं, क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर हैं, जबकि एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्यूलर थे, और मल्टी सेल्यूलर होने के साथ में जैकेटेड हैं, कवर्ड हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है इनके ऊपर में, कवरिंग दिखाई पड़ेगी। तो ये दोनों रीज़न, मल्टी सेल्यूलर भी हैं और कवरिंग भी इनके ऊपर दिखाई पड़ती है, इसी वजह से हम इनको एडवांस्ड सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन मिलता है उसका नाम है एंथ्रीडियम, और जो फीमेल्स में पाया जाता है इसका नाम है आर्चीगोनियम। तो दो तरह के सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर, एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग होता है, और उसमें कितने गैमीट बनने वाले हैं वो भी फ़र्क होता है। जो एंथ्रीडियम है ये ग्लोब्यूलर शेप का होता है, कुछ ऐसे गोल गोल शेप का होता है, और ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर में बहुत सारे गैमीट मदर सेल्स होती हैं। ये क्या है? गैमीट मदर सेल्स। और इन गैमीट मदर सेल से गैमीट का प्रोडक्शन होता है। ये जो गैमीट मदर सेल हैं यहाँ से गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। हैप्लॉइड मेल गैमीट्स, जो मेल गैमीट होते हैं ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, कुछ इस तरह के लंबे से, और बाईफ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल होते हैं, पानी में मूव करेंगे, फ्लैजला देखने को मिलता है, दो फ्लैजला। आर्चीगोनियम की बात करें तो आर्चीगोनियम फ्लास्क जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ फ्लास्क जैसा, मटके जैसा ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर बाहरी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर में एक सिंगल बड़ा सा एग सेल होता है, नॉन मोटाइल। इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंगल एग होता है, एक आर्चीगोनियम में एक एग होता है, जो लार्ज होता है, लार्ज होने के साथ में नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकता। अगर ये मूव कर ही नहीं सकता तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? ऊगैमस। जो मेल गैमीट है वो पानी से तैरता हुआ आता है, और पानी से होता हुआ आर्चीगोनियम के माउथ तक आ जाता है, और माउथ से होकर फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अंदर होने वाला है। तो ये इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है, चाहे हम इस दोनों की बात करें, ये कहाँ पर डेवलप करते हैं? ये मेन बॉडी, जो मेन थैलस था इनका, उस पर डेवलप करते हैं। तो ये जो इनका मेन थैलस था ना, इसी थैलस पे मेल और फीमेल गैमीट डेवलप करते हैं। और ये जो थैलस है, क्योंकि इस पर सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं जिसमें गैमीट का प्रोडक्शन होगा, तो इस थैलस को बुलाते हैं गैमीटोफाइट, क्योंकि यहाँ पर गैमीट का प्रोडक्शन इसके ऊपर होगा। और गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है। जो गैमीटोफाइट है ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। और इसी गैमीटोफाइट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। क्या सेम थैलस पर दोनों ग्रो करते हैं या अलग अलग थैलस पर दोनों ग्रो करते हैं? इसके रिलेशन में दो तरह के थैलस पॉसिबल हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स सेम थैलस पर डेवलप करें, या फिर मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग थैलस पे, जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग थैलस पे डेवलप करें। अगर दोनों सेम थैलस पे डेवलप कर रहे हैं, ये मेल स्ट्रक्चर और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, या यहाँ पर देखो ये मेल इस पे ग्रो कर रहा है और फीमेल वाला इस पे ग्रो कर रहा है, इस कंडीशन को बुलाते हैं होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक कंडीशन। और इसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक कंडीशन। दो अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं। ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। तो ये दो अलग अलग थैलस हैं, जबकि ये दोनों कंडीशन इसी सेम में प्रेजेंट है। इसको हम मोनोइशियस कंडीशन भी बुलाते हैं, और इसको डायोइशियस कंडीशन, मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट एक ही उस पर बन रहा है, इसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन, और इसको डायोइशियस कंडीशन। दोनों तरह की कंडीशन ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है। आगे जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको समझ में
आ जाएगा। अभी तो बस इनका रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। oogamous फर्टिलाइजेशन है, पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन चल रहा होता है। अब लाइफ साइकिल हमें समझना है यहाँ पे। भाई लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है वो भी बहुत यूनिक है। जब लाइफ साइकिल समझेंगे तो ही आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स की लाइफ साइकिल एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एनिमल्स के कंपैरिजन में इनकी लाइफ थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है, उसमें मल्टीपल स्टेजेस आती हैं। एक लाइफ साइकिल समझेंगे जिसमें हम, ये थैलस है और इस थैलस के ऊपर में ये मेल गैमीट लगा हुआ है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन मोनोइशस होती है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पर मिलेंगे। यहाँ पर मेल गैमीट बनता है और वो मेल गैमीट पानी से होता हुआ मूव करके आता है और फीमेल आर्चिगोनिया पर आकर बैठ जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे? फीमेल थैलस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल जो बॉडी है जो आर्चिगोनिया में, इसी पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड स्टेज है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड स्टेज बनती है। ये जाइगोट कहाँ पर प्रेजेंट है? क्या ये जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर बन रहा है? और आर्चिगोनियम कहाँ पर लगा रहता है? हमेशा आर्चिगोनियम लगा रहता है थैलस से। तो इसी जाइगोट के अंदर अब जर्मिनेशन होगा, माइटोसिस होगा। ये जर्मिनेशन करेगा और जर्मिनेट करके दूसरा फेज बनाएगा लाइफ का, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे इसी थैलस के ऊपर में एक दूसरा फेज बन जाएगा इसकी लाइफ का, जिसका नाम है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। यहाँ पे इस तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने पीले कलर से बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड है, क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप कर रहा है, जाइगोट में माइटोसिस होकर डेवलप कर रहा है। जबकि ये नीचे वाला क्या है? गैमेटोफाइट। ये है गैमेटोफाइट और जो ऊपर वाला है वो है स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इसका फुट, एक होता है इसका सीटा और एक होता है इसका कैप्सूल। तो तीन पार्ट होते हैं टोटल। फुट का काम है इसको गैमेटोफाइट से जोड़ के रखना। ये जो फुट है ये क्या करता है? इसको कनेक्टेड रखता है या इसको अटैच्ड रखता है टू गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्यों अटैच होना है? क्योंकि ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो स्पोरोफाइट होता है वो ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर ही नहीं सकता। इसके पास खुद का राइजोइड नहीं है, तो ये सॉइल से जाके अकेले चिपक नहीं सकता। ये हमेशा गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है और फुट की मदद से गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा कंपोनेंट होता है सीटा, जो कि इसको इलोंगेशन प्रोवाइड करता है, इसको वर्टिकली लेंथ प्रोवाइड करता है। और तीसरा पार्ट होता है कैप्सूल। जो कैप्सूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें स्पोर मदर सेल होती हैं। इस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होती है? स्पोर मदर सेल। इस कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है। पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड है। इस स्पोर मदर सेल के अंदर में हर स्पोर मदर सेल मियोसिस शो करती है और मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। ये हैप्लॉइड स्पोर हवा से उड़ता हुआ जाएगा और किसी सॉइल में जाके गिर जाएगा। ये उड़ता हुआ जाएगा और किसी सॉइल में जाकर के पड़ा रहेगा। ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सॉइल में जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके वापस से ये थैलस बॉडी फॉर्मेशन कर देगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, जिसमें हमारे पास गैमेटोफाइट होता है। पहले गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाते हैं, गैमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन oogamous टाइप का होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। जो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, जो गैमेटोफाइट के ऊपर लगा रहता है, उसी पर डिपेंडेंट होता है।
स्पोरोफाइट में खुद 3 पार्ट है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल हैं जो कि डिप्लॉइड हैं, उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनता है। वो हैप्लॉइड स्पोर हवा से उड़ते हुए जाता है, सॉइल में गिर जाता है, और जब कभी फेवरेबल टाइम आएगा तो वो जर्मिनेट करके नया थैलस, नया गैमेटोफाइट वहाँ पे ही डेवलप कर देगा। तो ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है, गैमेटोफाइट। ये पूरी लाइफ साइकिल है इनकी। अब इस लाइफ साइकिल में ध्यान से देखो तो गैमेटोफिटिक स्टेज भी बन रही है, जो मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट है वो भी बन रहा है, और एक मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट ये भी बन रहा है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी बनता है और मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट भी बनता है। दोनों बनते हैं। तो ऐसी लाइफ साइकिल जहाँ पे मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी आपको दिखाई दे और ये भी दिखाई दे, दोनों दिखाई दे, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, दोनों दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना है कि भाई मेन बॉडी हम क्यों बोलते हैं कि मेन बॉडी यहाँ पर गैमेटोफाइट है, अगर दोनों दिखाई पड़ रहे हैं तो मेन बॉडी गैमेटोफाइट को क्यों बोला जाता है। उसका रीज़न है कि जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, जबकि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर सकता है। जब स्पोरोफाइट नहीं था तब भी गैमेटोफाइट था, जब स्पोरोफाइट आ गया तब भी गैमेटोफाइट है। लेकिन अगर गैमेटोफाइट ना हो तो बिना गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये जो मेन बॉडी गैमेटोफाइट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंड करता है या डिपेंडेंट रहता है ऑन गैमेटोफाइट पर। अब ये डिपेंडेंस भी 2 तरह की हो सकती है, या तो ये पार्शली डिपेंड कर सकता है या कंप्लीटली डिपेंड कर सकता है। कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर में स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइटा होते हैं जहाँ पे स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड करेगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। कौन सी कंडीशन होती है जब पार्शली डिपेंड करता है और कौन सी कंडीशन होती है जब कंप्लीटली डिपेंड करता है। देखो पार्शल कंडीशन तब होती है जब स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक हो, जब वो खुद ही अपना खाना बना सके, और कंप्लीट डिपेंडेंस होती है जब वो नॉन फोटोसिंथेटिक हो, जब वो अपना खाना खुद बना ना सके। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो खाना तो वो खुद ही बना लेगा, फूड तो वो खुद ही सिंथेसाइज कर लेगा, भले से वो फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, पर उसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसके पास राइजोइड नहीं है तो वो सॉइल से डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, तो उसको सपोर्ट तो अभी भी चाहिए, किससे, स्पोरोफाइट। सपोर्ट के अलावा वाटर, वो डायरेक्टली सॉइल से वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसा गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक होता है वो गैमेटोफाइट से क्या लेता है, सिर्फ सपोर्ट लेता है और खाना लेता है, मतलब वाटर लेता है, पानी लेता है, क्योंकि उसके पास राइजोइड खुद के नहीं है। लेकिन अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक हो तो उस टाइम पर ये सपोर्ट तो लेगा ही, सपोर्ट तो हर जगह लेगा, वाटर भी लेगा, साथ में खाना भी लेगा। अगर तीनों चीज़ ले तो देन इट इज़ द कंप्लीट डिपेंडेंसी, और अगर सिर्फ सपोर्ट और वाटर ले, खाना ना ले, देन इट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्शियली डिपेंड कर रहा है। जब हम मॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मॉस के अंदर स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड करता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता। जब हम लिवरवर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपोजिट हो जाएगी सिचुएशन, वहाँ पे स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। तो दोनों कैटेगरीज जो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की, 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, मॉस और लिवरवर्ट्स, तो वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन होती है। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है किसी भी ग्रुप को हम फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। तो इनका क्लासिफिकेशन जो बेसिस है, किस बिहाफ पर हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, थैलस मॉर्फोलॉजी। जो इनका गैमेटोफिटिक थैलस है, जो मेन बॉडी है, वो थैलस की मॉर्फोलॉजी वो किस तरह का दिखाई पड़ता है देखने में,
किस तरह का दिखाई पड़ता है उसके बेसिस पे हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक लिवरवर्ट्स और एक मॉसेस, जिसमें प्रिमिटिव है लिवरवर्ट्स और ज़्यादा एडवांस्ड है मॉसेस, कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। तो पहला ग्रुप है हमारा लिवरवर्ट। जो लिवरवर्ट है इनका थैलस कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल या फिर प्रोस्ट्रेट, चपटा, डॉर्सी वेंट्रल थैलस जो कि चपटा है, सॉइल या सरफेस से चिपका हुआ रहता है, सॉइल या सरफेस से क्लोजली चिपका हुआ रहेगा, क्लोजली अप्रेस्ड, दबा हुआ रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे बिल्कुल पैरेलली रखा हुआ रहेगा, और पैरेलली कौन जोड़ के रखेगा, उसके राइजोइड्स, यहाँ पे इसके नीचे साइड पे राइजोइड रहेंगे और वो राइजोइड इसको चिपका के रखेंगे। अगर कोई चीज़ फ्लैट किसी सरफेस पे प्रेजेंट रहती है तो उसके दो सरफेस बन जाते हैं, एक होते हैं डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। डॉर्सल यानी जो सरफेस के अपोजिट साइड पे, ये वाला जो सन को फेस कर रहा होगा, ऊपर की तरफ होगा, और जो नीचे वाला सरफेस होगा वो होगा वेंट्रल। तो इसके दो साइड हो जाते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। ज़्यादातर मेंबर्स ये जो दिखाई पड़ते हैं ये लिवर लाइक दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इनका नाम भी इसी तरह का है। जो थैलस है ना वो कैसा दिखाई पड़ता है, लिवर लाइक अपीयरेंस, क्योंकि इनका लिवर लाइक अपीयरेंस है तो इसीलिए इनको लिवरवर्ट्स बुलाया जाता है। कुछ मेंबर में लिवर के अलावा लीफी स्टेज होता है, लीफी मेंबर्स होते हैं जो लीफ जैसे दिखाई पड़ता है उनका थैलस, वो अलग है। लेकिन अभी हम लिवरवर्ट्स में जो कॉमन थैलस है वो लिवर जैसा दिखाई पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे लिवर जैसा थैलस हमें एक तो दिखाई पड़ता है मार्केंशिया के अंदर, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंबर भी है मार्केंशिया, तो उसी का एग्जाम्पल लेकर पढ़ लेते हैं। मार्केंशिया का थैलस वेंट्रल और डॉर्सल साइड दोनों साइड से बनाएंगे, एक वेंट्रल साइड बना लेते हैं और एक डॉर्सल साइड बना लेते हैं। देखो वेंट्रल साइड में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और डॉर्सल साइड में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जो वेंट्रल साइड होती है इसमें एक गड्ढा सा ऐसे रन कर रहा होता है इसकी बॉडी के पैरेलली, जिसको बोलते हैं वेंट्रल ग्रूव। डॉर्सल साइड में भी एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं डॉर्सल ग्रूव। दोनों साइड पे एक डिप्रेशन या गड्ढा सा पैरेलली ऐसे रन कर रहा होता है लेंथ वाइज, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव। ये भी ग्रूव है और ये भी ग्रूव है। वेंट्रल साइड पे ग्रूव के अलॉन्ग, ये जो ग्रूव है वेंट्रल ग्रूव, इसके अलॉन्ग बहुत सारे हाइफा डेवलप, राइजोइड डेवलप करते हैं यहाँ पे, जो इसको चिपका के रखेंगे सॉइल से। तो नीचे वाली साइड पे राइजोइड होने चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, राइजोइड्स। जो राइजोइड्स लिवरवर्ट्स में मिलते हैं वो हमेशा यूनिसेल्यूलर होते हैं, यहाँ पर यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स मिलते हैं जो इसको सॉइल से चिपका के रखते हैं। अब डॉर्सल साइड पे आते हैं। डॉर्सल साइड पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन डॉर्सल साइड पे लगे रहते हैं। कहाँ पे लगते हैं डॉर्सल साइड में भी, अलॉन्ग द ग्रूव। ये जो डॉर्सल ग्रूव हमने लाइन बनाई है इसी के अलॉन्ग मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर साइड पे डेवलप करती हैं इस तरफ कुछ, और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे साइड पे कुछ यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोनों, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये नीचे साइड पे मेल सेक्स ऑर्गन्स है। पर्टिकुलरली मार्केंशिया के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ना डायरेक्टली थैलस पे ग्रो नहीं करते, वो एक लंबी सी स्टॉक होती है, डंडी सी होती है, जो उनको वर्टिकल इलोंगेशन प्रोवाइड करती है। ऐसे ये ऊपर की तरफ है, ये लंबी से ऐसे लगी हुई है, आप समझ लो वर्टिकल है ये। यहाँ पर भी इसी तरह का है कुछ, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। जो सेक्स ऑर्गन है इस वर्टिकल स्टॉक पर लगते हैं, तो मतलब फीमेल के स्टॉक पर क्या लगेगा, आर्चिगोनियम, इसीलिए इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियोफोर। ये क्या है, आर्चिगोनियोफोर, ये स्टॉक का नाम है। इसके ऊपर में ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कटे रहते हैं, और इन्हीं के नीचे साइड पे आर्चिगोनिया डेवलप करता है। तो इन्हीं के नीचे साइड पे क्या डेवलप कर रहा होगा, आर्चिगोनिया, कुछ ऐसा आर्चिगोनिया।
यहाँ पर भी इसी तरह से आर्चिगोनिया। अच्छा, ये वाला हो गया फीमेल आर्चिगोनियोफोर। ये जो है ये एंथ्रीडियोफोर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियोफोर, क्योंकि इसके ऊपर एंथ्रीडियम डेवलप करने वाला है। यहाँ पर भी एक सर्कल होता है और बल्बस स्ट्रक्चर होता है, ये कटा फटा नहीं होता, ये ऐसा बल्बस होता है, थोड़ा सा राउंड आउटलाइन का होता है। और यहाँ पे बहुत सारे एंथ्रीडिया लगे होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, इसके ऊपर में मेल सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं। तो मार्केंशिया एक बहुत ही यूनिक ग्रुप है जिसमें डायरेक्ट थैलस पे, जो इसका थैलस है उस पर डायरेक्टली सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं करते। एक स्टॉक होती है लंबी सी, वो उस स्टॉक के ऊपर के स्ट्रक्चर पे सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये मार्केंशिया का डायग्राम हो गया। अच्छा, मार्केंशिया के अलावा जैसे हमने बताया था कुछ मेंबर्स लिवर लाइक थैलस नहीं बनाते, लीफी स्टेज बनाते हैं, लीफी थैलस बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पोरेला। पोरेला में लीफी स्टेज दिखाई पड़ता है, जहाँ पर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो इनका थैलस है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। लीफ नहीं बनाता, बस वो अपीयर करता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह से? 2 रोज ऑन अ कॉमन एक्सेस, एक कॉमन एक्सेस के अगेंस्ट 2 रोज में लीफ लगी हुई है, कुछ ऐसा। एक कॉमन एक्सेस है और ऐसा लगता है कि इसके अलॉन्ग 2 लीफ ऐसे 2 रोज में लीफ जुड़ी हुई है, पर एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक सिंगल थैलस है, ये कोई लीफ वीफ नहीं है। बस देखने में ऐसा लगता है कि 2 रोज में लीफ लगी हुई है, तो पोरेला हो जाता है ये हो गया इनका बॉडी। अब हम इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं। भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फिर वही चीज़ें जो हमने पहले ही बता। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक और चीज़ पहले हम याद कर लेते हैं कि इनके थैलस के ऊपर में कुछ डॉर्सल साइड पे ही वेजिटेटिव बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं गैमा कप्स की फॉर्म में। यहाँ पे ऐसे गैमा कप्स, इन गैमा कप्स को बाहर निकाल के देखें तो ऐसा बनता है। ये एक गैमा कप है, इस गैमा कप के अंदर में गैमा प्रेजेंट होते हैं एसेक्सुअल बर्ड। एसेक्सुअल बर्ड यानी कि ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ जो डेवलप होकर नया थैलस बनाने की हिम्मत रखता है। तो इस गैमा कप के अंदर में गैमा प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड। एसेक्सुअल बर्ड इस गैमा से बाहर आएंगे, बाहर आके जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नया थैलस बना देंगे। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी ये बर्ड्स गैमा कप्स रखते हैं। तो ये हो गया इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे, क्योंकि पूरा तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया। यहाँ पर एक थैलस है, यहाँ पर दूसरा थैलस है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर मान लो कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट। अब क्या हमने बाइसेक्सुअल बनाया है, यहाँ से मेल गैमीट निकलेंगे एंथीरोजॉइड और यहाँ तक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद जो स्पोरोफाइट बनता है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सीधा हम स्पोरोफाइट पे आते हैं। जो स्पोरोफाइट बनता है उसमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फुट सिटा कैप्स्यूल, कैप्स्यूल में होगा स्पोर बनेगा। अब इनका जो स्पोर बनता है उसको आगे डिस्पर्स करना है, ठीक है। तो ये पूरा स्पोरोफाइट है। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता इसका मतलब ये गैमेटोफाइट पर कंप्लीट डिपेंडेंस शो करेगा। ये खाना भी लेगा, पानी भी लेगा और सपोर्ट भी लेगा। तो लिवरवर्ट्स का जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस शो करता है, वो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है जरा सा भी, कंप्लीट डिपेंडेंस शो करता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो इनका कैप्स्यूल, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं क्योंकि कैप्स्यूल के अंदर स्पोर बनने वाले हैं, वो स्पोर कैसे डिस्पर्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैप्स्यूल है, कैप्सूल के अंदर में बहुत सारे स्पोर बनते हैं थ्रू मियोसिस। बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे स्पोर बनते हैं। इन स्पोर के अलावा इनको बाहर भेजने के लिए कुछ इलेटर्स भी डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे सेल,
ऐसे सेल जिनको हम बोलते हैं इलेटर्स। क्या अगर रोल है इलेटर्स का वो समझाते हैं, पहले अभी हम यहाँ पे इलेटर्स बना लेते हैं। ठीक है, ये इलेटर्स हैं। तो दो तरह के सेल हैं इसमें, एक है स्पोर और एक है इलेटर। जब ड्राई कंडीशन आती है, जब मान लो पूरा सूखा पड़ गया, ड्राई हो गया, तो ये इलेटर क्या करेगा, रप्चर हो जाए, मतलब सॉरी, ये जो कैप्सूल है ये रप्चर हो जाएगा ताकि सारे स्पोर्स बाहर जा सके। ये रप्चर हो गया, ड्राई कंडीशन में ये रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद में एक एक करके स्पोर हवा में मूव करना चाहिए, है ना। अब इस मूवमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट कौन बनाता है, इलेटर्स। इलेटर्स जो है वो मतलब हाइग्रोस्कोपिक सेल होते हैं। ये मॉइस्चर कंटेंट के चेंज होने पे अपना शेप चेंज करके रखते हैं। जैसे ही ड्राई कंडीशन आती है तो अपना मॉइस्चर लूज़ करते हैं। जैसे ही ये मॉइस्चर लूज़ करते हैं ना तो ये सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही सिकुड़ते हैं तो इनके ऊपर में ये जो हरी कलर की एक्सटेंशन है ये बहुत तेज़ी से लंबी हो जाती है, स्प्रिंग की तरह। अचानक से जैसे मान लो ये एक इलेटर था, इसके ऊपर में ये स्प्रिंग जैसा लगा हुआ था, जैसे ही ये ड्राई होता है ये अचानक से बहुत फोर्स के साथ में ओपन हो जाती है। और इस ओपनिंग होते ही, जैसे ये तेज़ी से ओपनिंग होते हैं, जिसकी वजह से स्पोर बाहर पुश हो जाते हैं। स्पोर क्या होते हैं, बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं। तो ये इनके पास में स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए इलेटर्स नाम के सेल होते हैं। ये इलेटर्स क्या करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में मदद कर रहे होते हैं। ब्रायोफाइटा के जितने भी स्पोर बनते हैं वो सारे सेम बनते हैं। कभी भी कोई दो स्पोर अलग तरह के नहीं बन सकते। सारे के सारे स्पोर क्या होते हैं, सेम। इस कंडीशन को बोलते हैं होमोस्पोरस स्टेज। ब्रायोफाइटा हमेशा होमोस्पोरस कंडीशन दिखाता है। ये स्पोर होगा, ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके एक थैलस का प्रोडक्शन कर देगा। तो ये हो गया हमारा लिवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल, सिंपल। अब दूसरा ग्रुप समझते हैं, मॉस सेल्स, जो एडवांस ब्रायोफाइटा हैं, लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट दिखाई पड़ेगा, जो हैप्लॉइड स्टेज है, जो गैमेटोफाइट है, उस गैमेटोफाइट के पास खुद दो डिफरेंट स्टेज में ये दिखाई पड़ता है। दो डिफरेंट गैमेटोफिटिक स्टेज दिखाई पड़ती हैं। पहला होता है प्रोटोनीमा स्टेज, जो फिलामेंटस स्टेज है। फिलामेंट की फॉर्म में सेल एक दूसरे से चिपके रहेंगे लीनियरली। और दूसरा स्टेज होता है लीफी स्टेज। तो गैमेटोफाइट है वो खुद दो स्टेज में डिवाइडेड है, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। पहले प्रोटोनीमा स्टेज आता है, फिर लीफी स्टेज आता है। जो प्रोटोनीमा है वो भी दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी यानी अनब्रांच्ड और सेकेंडरी यानी ब्रांच्ड। समझते हैं ये कैसे बनता है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये स्पोर है, ये एक स्पोर घूम रहा है, हैप्लॉइड स्पोर। इनकी लाइफ साइकिल से ही स्टार्ट करते हैं। ये स्पोर आकर सॉइल में गिर गया। अब सॉइल में आकर के ये फेवरेबल कंडीशन का वेट करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट करेगा। जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से जो स्टेट बनती है उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप का दिखाई पड़ेगा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा में अब ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोटोनीमा क्या होगा, और ब्रांच दिखाई पड़ेगा, फैलने लगेगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे फैलने लग जाएगा। ये जब ब्रांचिंग कर लेता है तो बहुत सारे हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो अगर एक स्पोर था, ये पूरा मान लो ये पूरा एरिया था, तो ये बाहर की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ हर तरफ से ग्रो करता जाएगा। हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, क्यों ग्रो करता है, क्योंकि इसके पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा है जो बहुत सारी ब्रांचिंग शो कर सकता है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करके पूरे एरिया को कवर कर सकता है।
तो ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इसकी खास बात होती है कि ये फ्रेगमेंट बना सकता है और फ्रेगमेंटेशन की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। नया थैलस, नया प्रोटोनीमा डेवलप कर सकता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एक तो ये कर सकता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। कैसे वो समझते हैं, देखो सेकेंड मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दूसरा स्टेज लाएगा। ये दोनों ही स्टेज कौन सी स्टेज है, प्रोटोनीमा स्टेज, फिलामेंटस स्टेज, धागेनुमा स्टेज। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लेटरल बर्ड्स डेवलप करती हैं, ऐसे साइड में इसके कुछ बर्ड्स डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी ऐसे ये बर्ड्स डेवलप करना स्टार्ट हो गई। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, ये सारी पीले कलर से जो हमने बनाई है ये है लेटरल बर्ड्स। और हर एक लेटरल बर्ड एक वर्टिकल फिलामेंट फॉर्म करती हैं, वर्टिकल एक्सेस फॉर्म करती हैं ऐसे। ये सारी जो बर्ड्स हैं ये जर्मिनेट करके ये वर्टिकल साइड पे, अभी तक हम प्लेनर बना रहे थे सॉइल के ऊपर, ये वर्टिकल है ऐसे लंबे लंबे साइज में, मतलब ये मान लो 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। ये वर्टिकल एक्सेस है। और इन वर्टिकल एक्सेस पे जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इनके ऊपर लीफ लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ऐसे। बहुत सारे लीफ लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मैंने बताया था कि कुछ ब्रायोफाइटा में, जो एडवांस्ड ब्रायोफाइटा है, वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं और स्टेम लाइक, ये पूरा ऐसे डेवलप कर लेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं लीफी स्टेज गैमेटोफाइट। लीफी स्टेज गैमेटोफाइट जो दूसरा स्टेज है, प्रोटोनीमा जो फिलामेंटस था उसके अलावा लीफी स्टेज बनता है जिसमें लीफ प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, टू बी वेरी वो। ये लीफी स्टेज ही मेन गैमेटोफाइट है। अगर हम मेन गैमेटोफाइट की बात करें तो जो लीफी स्टेज बन रहा है ना, यही मेन गैमेटोफाइट है। कि प्रोटोनीमा मेन गैमेटोफाइट नहीं था। एक लीफी स्टेज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इलोंगेटेड पोर्शन है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली ऐसे लीफ अरेंज्ड रहते हैं। कई बार ब्रांचिंग में देखने को मिलती है, अलग अलग ब्रांचिंग हो जाती है इसी लीफ स्टेज में। ये पूरा लीफी स्टेज है। अब इस लीफी स्टेज में हमें राइजॉइड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो राइजॉइड्स होंगे ना वो लिवर वर्ड्स जैसे नहीं होंगे। यहाँ पे राइजॉइड्स मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड एंड मल्टी सेल्यूलर राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे राइजॉइड्स मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजॉइड्स देखने को मिलेंगे। ब्रांचिंग रहेगी मल्टी सेल्यूलर, जबकि लिवर वर्ड्स में हमने देखा था यूनिसेल्यूलर अनब्रांच्ड राइजॉइड्स थे। अब क्योंकि ये मेन गैमेटोफिटिक स्टेज है, क्यों बोल रहे हैं इसको मेन गैमेटोफिटिक स्टेज, क्योंकि इसी लीफी स्टेज के टिप पोर्शन पर, ये जो टिप पोर्शन है यहाँ पे, एक टिप पोर्शन पे एंथ्रीडिया डेवलप करेगा और कहीं पर आर्चिगोनिया डेवलप करेगा। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इन्हीं ब्रांचेस पे डेवलप करते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं, किसी पे मेल किसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। तो लीफी स्टेज ही वो स्टेज है जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन भी प्रोड्यूस यहाँ पर हो जाएंगे। अब सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो गए तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर के दूसरा स्टेज बनने वाला है स्पोरोफाइट स्टेज। भाई स्पोरोफाइट भी बनेगा जो कि डिप्लॉइड है। जो स्पोरोफाइट बनेगा वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा, लीफी गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ पे जैसे तुम्हारा फ्यूनेरिया में एक बना रखा है, ये ब्रांच्ड राइजॉइड्स हैं और ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट यानी पत्ते होंगे यहाँ पे स्पाइरल, और इस गैमेटोफाइट पे लगा हुआ है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट में भी तीन पार्ट है। ये फुट है,
ये सीटा है और ये ऊपर की तरफ कैप्स्यूल है। 3 पार्ट है। ये पूरा मिला करके स्पोरोफाइट है जो कि 2n है, और ये गैमेटोफाइट है जो कि n है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनका स्पोरोफाइट होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है। मॉस का स्पोरोफाइट खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है तो क्या ये कंप्लीट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर या पार्शियल डिपेंडेंस शो कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब ये पार्शियली डिपेंडेंट है, सिर्फ पानी चाहिए इसको और सपोर्ट चाहिए, खाना तो खुद ही बना रहा है। ऐसे स्पोरोफाइट को हम बुलाते हैं कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो ये पार्शियली डिपेंडेंस शो कर रहा है। जो स्पोर प्रोड्यूस होगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, स्पोर को डिस्पर्जल और अच्छे से हो पाए इसके लिए यहाँ पर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद नहीं रखने, बस पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मॉइस्चर रिड्यूस होने पर वो अपना शेप चेंज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से हमारा ये रप्चर हो जाता है। मॉइस्चर जब ड्राई हो जाती है कंडीशन, तो ये यहाँ से रप्चर हो जाएगा और सारे स्पोर बाहर आ जाएंगे। और स्पोर को बाहर भेजने में ये जो पेरिस्टोमियल टीथ है, इस टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टीथ नंबर ऑफ स्पोर को कंट्रोल करती है, वो किस ऑर्डर में निकलेंगे वो भी कंट्रोल करती है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। तो स्पोर का प्रोडक्शन इस तरह से जर्मिनेट हो जाएगा, फिर से स्पोर जाएगा और स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करके, ये स्पोर आकर के जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा और उसके बाद लीफी स्टेज गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये इनका लाइफ साइकिल है। तो यहाँ हो गए मॉस। अच्छा, मॉस में अगर देखें, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कितने मॉस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वो हमें 3 एग्जाम्पल दिए। FPS फ्यूनेरिया है, T से पॉलीट्राइकम है और S से स्फेगनम है। ये 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। मॉस की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना मॉस की, मॉस ग्रिगेरियस नेचर का होता है, झुंड में ग्रो करता है। क्यों झुंड में ग्रो करता है? क्योंकि इसका सेकेंडरी प्रोटोनीमा ब्रांचिंग शो करता है। एक प्राइमरी प्रोटोनीमा है और प्राइमरी प्रोटोनीमा इतना ज़्यादा ब्रांच हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्रांच हो सकता है कि ब्रांचिंग करने के वजह से ये बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टली ऐसे पूरा क्लस्टर डेवलप कर लेता है, जो झुंड बोलते हैं या फिर ग्रिगेरियस नेचर। जो भी ऑर्गेनिज्म झुंड में या एक साथ ग्रो करते हैं उनको ग्रिगेरियस नेचर बोलते हैं। तो मॉस हमेशा ग्रिगेरियस नेचर दिखाता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ब्रांचिंग की वजह से। अब लास्ट स्टेप है जो हमारे ब्रायोफाइटा का इम्पोर्टेंट है। जो ब्रायोफाइटा की इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रायोफाइटा की क्या इम्पोर्टेंस है? 2 तरह की इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं, एक इकोलॉजिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। भाई, एक तो ये नेचर में क्या रोल प्ले करता है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंस होता है वो ह्यूमंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर नहीं। अगर पूरी बॉडी में इनका देखा जाए तो इनके पास ना तो लकड़ी है, भाई वुड ये बनाते नहीं हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ना तो सीड बनाते हैं, ना फ्रूट बनाते हैं, ना वुड बनाते हैं। तो जब कुछ बनाते ही नहीं है तो इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, कुछ भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इनकी मेजर नहीं होती है। हाँ, कुछ जगहों पे जो जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये छोटे मोटे मैमल्स के लिए, जो हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, जो हर्बेशियस बर्ड्स होती हैं, उनके लिए खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस इसी का काम होता है इनका। जो एक्चुअल में इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, वो फ्यूल की फॉर्म में एक पर्टिकुलर मॉस होता है जिसका नाम है स्फेगनम मॉस, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्फेगनम मॉस। इसको पीट मॉस भी बुलाते हैं। ये जो स्फेगनम है ना, ये वाटर वाली जगह पे ग्रो करता है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाटर प्रेजेंट रहेगा ऐसे टुकड़ों में, वहाँ पे बहुत ग्रो करता है। लगातार यहाँ ग्रो करता करता यहीं पे मरता रहता है और इस पूरे एरिया को भरता जाता है, क्योंकि जो मॉस है वो ग्रिगेरियस नेचर का होता है, लगातार ग्रो करता है और इस पूरे एरिया को कॉन्टीन्यूसली हज़ारों सालों तक भरता जाएगा।
जब ये ग्रो करता है तो एसिडिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है, तो पूरा ये जो एरिया होता है ये थोड़ा थोड़ा एसिडिक हो जाता है, दलदली और एसिडिक हो जाता है, जिसको हम एसिडिक बॉग बोलते हैं। फिर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ग्रो कर रहा है, मर रहा है, वहीं पर ग्रो कर रहा है, वहीं पर मरता जा रहा है। एक मटेरियल डिपॉजिट कर देता है जिसका नाम होता है पीट। एक ब्लैक कलर का सॉइल लाइक या फिर मटेरियल डिपॉजिट कर देता है जिसको बोलते हैं पीट। ये जो पीट होता है ना, ये मिट्टी जैसा होता है, भुसभुसा सा होता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और एक्सट्रैक्ट करके इसको जलाया जा सकता है। ये बर्न कर सकता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है, यानी इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल के अलावा ये कॉटन की तरह भी काम करता है, रुई की तरह भी काम करता है, मतलब ये वाटर को होल्ड कर सकता है, वाटर को पकड़ने की कैपेसिटी होती है इसके पास में, जिसकी वजह से ये कॉटन की तरह काम कर सकता है और ट्रांसशिपमेंट में मदद करता है ऑफ प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स। जब भी हमें लिविंग प्लांट्स को बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से दूसरे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो लिविंग प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी वाटर अवेलेबिलिटी। हर टाइम उनको वाटर अवेलेबल का रखना ये बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन लिविंग मैटर को स्फेगनम के जो पीट होता है, पीट के अंदर पैक कर देते हैं, और पीट पानी को होल्ड कर सकता है, तो पानी का मॉइस्चर वो उसके आसपास, प्लांट मटेरियल के आसपास पानी के मॉइस्चर को बना करके रखेगा। ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कितना कम है हमने देख लिया, लेकिन जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? पहला तो सॉइल इरोजन को रोकता है मॉस। जो मॉस होता है वो किसी भी एरिया में ग्रिगेरियसली ग्रो करता है, पूरा चटाई की तरह मैट फॉर्मेशन ऐसे पूरा कवर कर देता है, जहाँ भी ग्रो करेगा उसको ऐसे कवर कर देगा पूरा। जब ये पूरा मैट फॉर्मेशन कर देगा, पूरा कवर कर देगा किसी एरिया को, तो मान लो कि बहुत तेज़ बारिश होती है, वाटर ड्रॉप्स गिरती हैं बहुत तेज़ी से इस पर, तो क्या वाटर ड्रॉप गिरने से सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं? हाँ। पर अगर ये मैट का फॉर्मेशन मॉस कर देगा तो जो वाटर का इम्पैक्ट है वो बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगा। तो ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है मॉस, ड्यू टू इट्स मैट फॉर्मेशन हैबिट, ग्रिगेरियस नेचर। दूसरा रोल होता है इसका रॉक सक्सेशन पे। जो बेयर रॉक सक्सेशन होता है, जैसे मान लो एक बड़ी सी चट्टान है बेयर जिस पे कुछ ग्रो नहीं कर रहा, इस रॉक पे धीरे धीरे क्या होगा, छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे। प्लांट्स ग्रो करते करते एक टाइम बाद इसको पूरा सॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करेंगे। इसी को बोलते हैं सक्सेशन। लेकिन सक्सेशन ना स्टेप वाइज होता है, डायरेक्टली बड़े ट्रीज इस रॉक पे ग्रो नहीं कर सकते। पहले कौन ग्रो करेंगे? पहले यहाँ पे मॉस ग्रो करेंगे, ब्रायोफाइटा ग्रो करेगा, साथ में लाइकन ग्रो करेगा, जिनको बहुत कम सरफेस की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो जो मॉस होते हैं प्लस लाइकन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं स्टार्टिंग में। ग्रो करके ये एसिडिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं मॉस और लाइकन। एसिडिक सब्सटेंस की वजह से सॉइल की जो सरफेस है ऊपर वाली लेयर वो धीरे धीरे इरोड होने लगेगी और सॉइल फॉर्मेशन होने लगेगा। जब सॉइल फॉर्मेशन होगा तो इसमें बड़े प्लांट्स, जो छोटे मीडियम साइज़ के प्लांट हैं, वो भी डेवलप करना स्टार्ट कर जाएंगे। फिर ऐसे ग्रो करते करते अल्टीमेटली लाखों साल बाद पूरा का पूरा ये रॉक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा और जंगल डेवलप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रॉक सक्सेशन। बेयर रॉक सक्सेशन को स्टार्ट करने में मॉस का, ब्रायोफाइटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हमने पूरी इंपॉर्टेंस, रोल और ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया।